हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। किसी भी लोकतंत्र के लिए जो जरूरी स्तंभ माने गए हैं उनमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीन प्रमुख स्तंभ हैं। विधायिका का काम है कि वे कानूनों का निर्माण करें ताकि एक सभ्य समाज में कुछ कृत्य जो ऐसे हैं जिनको अवांछनीय माना जाता है उनको रोका जा सके। तो विधायिका ने कानूनों का निर्माण कर दिया। उसके बाद कानूनों की व्याख्या का जिम्मा आता है न्यायपालिका के पास। ऐसे में न्यायपालिका की तरफ समाज इस दृष्टि से देखता है कि वे एक उचित न्याय करेंगे और जो दोषी व्यक्ति है उसको सजा दिलाएंगे। लेकिन कभी कभी जब ऐसे उद्देश्य पूरे होते नहीं दिखते तब यह न्यायपालिका की व्यवस्था को ही दोबारा से उन्हें फिर से देखना होता है और सुधारना होता है। तो आज के इस सेशन में हम ऐसे ही एक मामले को डिस्कस करेंगे जहां पर एक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बदला गया और उसमें संशोधन किया गया और उसकी एक अलग तरीके से व्याख्या की गई। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है पॉक्सो कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हाई कोर्ट की व्याख्या। तो कौन सी व्याख्या हाई कोर्ट ने की थी जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास आई और उन्होंने हाई कोर्ट की व्याख्या को बदला। तो न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद हम पूरे टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। न्यूज़ है द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट पॉक्सो डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय में क्या बातें निकल करके आई हैं। तो जो कानून बनाया गया है पॉक्सो कानून, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसको लेकर के हाई कोर्ट ने एक किसी मामले में कई तरह से निर्णय दिए थे, कुछ और भी मामले थे। तो उसको लेकर के विवाद कुछ समय पहले जन्मा, जिसके बाद एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास दायर किया गया और उन्होंने इसमें कुछ निर्णय दोबारा से दिए। तो अभी हम मामले की पृष्ठभूमि को समझेंगे और इस विवादास्पद जो मामलों की चर्चा की है उनको जानेंगे। यह कानून क्या है, इसमें क्या क्या प्रमुख बातें शामिल हैं, इसकी किस धारा को सामने रखते हुए यह निर्णय दिया गया जिसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरह से उस निर्णय को बदला है, इसका प्रभाव क्या होगा, चैलेंजेस क्या हैं पूरे मामले के सामने, क्या किया जा सकता है, और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे, वही हमारा रोजाना की तरह दिया जाने वाला एक प्रश्न। यह जो विषय है यह जीएस पेपर 2 के अंतर्गत सामाजिक न्याय और नीतियों से संबंधित है। मुख्य रूप से फोकस है सामाजिक न्याय पर, जिसमें न्याय की व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे ऐसी उम्मीद की जाती है। पृष्ठभूमि की हम बात करें तो भारत के महान्यायवादी बनाम सतीश नाम से एक मामला है जहां पर भारत के महान्यायवादी ने सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 फैसलों के खिलाफ कुछ बात कही। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 7 के तहत एक शब्द है उसमें सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी व्याख्या पर विवाद हुआ। तो जो 2 निर्णय आए थे महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की तरफ से, उसी को लेकर के यहाँ पर बात कही है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के इन दोनों वादों पर हम बात करते हैं। पहला मामला आया था, एक मामला था उसमें एक व्यक्ति को सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में दोषी ठहराया गया था। तो स्पेशल कोर्ट के ट्रायल के तहत उस व्यक्ति को दोषी माना भी गया और सजा भी दी गई। लेकिन जब विशेष अदालत ने उसे आरोपी मान लिया तो उसके बाद उस व्यक्ति ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की और अपील के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाला हमें जजमेंट देखने को मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के मामले में कड़ी सजा के लिए सख्त सबूतों की जरूरत जैसी बात को उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट की जो धारा 7 है उसके तहत सेक्सुअल असॉल्ट वाले मामले बनते हैं, उसमें शारीरिक संपर्क एक शब्द का उपयोग किया गया है। अभी हम इसको आगे इस धारा के अंतर्गत देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये उस धारा के तहत नहीं आ पा रहा है कुछ विशेष कारणों से, ठीक। और इसमें जो प्रमुख बात निकल करके आई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सीधा शारीरिक संपर्क आरोपी का उस बच्चे के साथ नहीं हुआ, यानी स्किन टू स्किन संपर्क नहीं हुआ। मामला दरअसल ये था कि एक व्यक्ति ने एक बच्चे का अपहरण कर लिया, उसको कुछ दिन के लिए अपने घर पर बंधक बना करके रखा। जब बात उसके घर वालों को, माँ बाप को पता चली तो वे उसके घर पे गए, बच्चे को छुड़ा करके लाए। तो बच्चे के साथ गलत कृत्य करने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसा मामला जब यहाँ पहुँचा तो उच्च न्यायालय ने यह बात कही कि मामले में दोषी जो व्यक्ति ठहराया जाना है, जो आरोपी है, उसके ऊपर
बात के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। यह बात स्पष्ट नहीं है कि उसने व्यक्ति के साथ यानी उस बच्चे के साथ किस तरह से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की या फिर उस बच्चे को फिजिकली टच किया। ठीक, ऐसी कुछ बात निकल करके आई, यानी ऐसा कहा कि बच्चा जब कपड़े पहने हुए था उस आधार पर कपड़े के ऊपर से छूना कैसे शारीरिक संपर्क होगा, कोई पेनिट्रेशन जैसा मामला नहीं दिखाई देता। पहला मामला ये था। दूसरा मामला महाराष्ट्र राज्य बनाम लिमनस का था। इसमें भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। अपीलकर्ता के कृत्य को बताया गया न्यायालय के द्वारा कि वह धारा 7 के तहत जो भी कृत्यों की सूची उसमें दी गई है उसके दायरे में नहीं आते। ऐसे में वह जो व्यक्ति है वह गंभीर यौन हमले के आरोप से बरी कर दिया गया। पॉक्सो अधिनियम की कुछ और धाराएं जो जोड़ी गई और आईपीसी के तहत उसको उत्पीड़न के मामलों में सजा दी गई। यानी कि हम दोनों ही मामलों में देखें तो जिस वजह से यह कानून लाया गया था यौन उत्पीड़न के मामलों में कठोर सजा दिलाने के लिए, उन दोनों ही मामलों को एक शारीरिक संपर्क जैसे शब्द की गलत व्याख्या के आधार पर ऐसा कहा गया कि यह व्यक्ति दोषी नहीं है या फिर खास तौर से इस प्रावधान के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभी हम आगे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या क्या बातें कही हैं ताकि हमें और यह मामला स्पष्ट होगा। तो पॉक्सो कानून की हम बात करते हैं और उसकी इस धारा में स्पष्ट रूप से जो बात कही गई उसको समझते हैं। पॉक्सो कानून का जो मतलब है वह है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी पॉक्सो एक्ट 2012। इसका जो विशेष उद्देश्य था वह था यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करना। आगे चलकर इस कानून में 2019 में संशोधन किया गया जब हमने बहुत सारे ऐसे मामले देश में देखे जहां पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर तरीके से यौन उत्पीड़न या फिर यौन हमले देखे गए। उसके बाद इसमें जो कानून में सजाएं दी गई थी उन सजाओं को बढ़ाने की बात भी कही गई थी। तो इसी के तहत जो 19 में संशोधन किया गया उसका उद्देश्य था बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा सहित अधिक कठोर सजा के प्रावधान करना। इसके अलावा एक और जो उद्देश्य लाया गया वह था पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट जो बच्चों के ऊपर बनाए जाते हैं उनको रोकना और बच्चे का स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना। ये तो हुआ सामान्य परिचय। अब बात करते हैं धारा 7 की जो सेक्सुअल असॉल्ट यानी यौन हमले को संबोधित करती है। इसमें लिखा गया है विशेष शब्दों में कि बच्चे के निजी अंगों को किसी भी तरीके से छूना या उससे ऐसे कृत्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ करने के लिए कहना शारीरिक रूप से जो अपराध होंगे, शारीरिक संपर्क के मामले होंगे, उनके तहत अपराध माना जाएगा। अब इस परिभाषा के तहत जो बात छूट जाती है उसी के आधार पर हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया था जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से विचार किया है। धारा 8 इसके बाद दंड के प्रावधान बताती है जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास कहा गया है। उसके अलावा जो भी कारावास की सजा दी जाए 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें जुर्माना भी संभव है। इसी की धारा 9 में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात की गई है यानी गंभीर यौन हमलों की। इसमें भी जो सजा के प्रावधान है वे न्यूनतम 5 वर्ष कारावास 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी संभव है। मुख्य दिक्कत इस मुद्दे पर आई जो सेक्सुअल असॉल्ट वाला मामला है उसमें यदि ये कहा जाए कि बच्चे के साथ जो संपर्क किया गया उसमें किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क नहीं हुआ, यानी बच्चे ने कपड़े पहने हुए थे तो शारीरिक संपर्क नहीं हो पाया। इस मामले को लेकर मुद्दा उच्चतम न्यायालय के पास गया तो उन्होंने कुछ बातें कही। इस जो पैनल था न्यायमूर्तियों का उसमें न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी शामिल थे। इनके जो ऑब्जर्वेशन हैं उन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को कह दिया है। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट की धारा जो 7 है उसके तहत स्पर्श यानी कांटेक्ट या शारीरिक संपर्क की जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी त्वचा से त्वचा के संपर्क होने की जो सीमित व्याख्या की गई है उच्च न्यायालय की तरफ से वह बेतुकी है। ठीक, इससे कई अन्य तरह की दुविधाएं और गलत व्याख्याएं सामने आ सकती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ये बात कहे कि बच्चे को हाथ से नहीं छुआ गया, ठीक, ऐसे में यदि हमलावर जो है या फिर जो ऐसे गलत कृत्य करने वाला आरोपी है या अपराधी है, यदि वह किसी बच्चे को हाथ में कपड़ा लेकर के छुए या ग्लव्स पहनकर छुए तब इस तरह के और कुतर्क सामने आएंगे
तो ऐसे में यह जो बात कही गई है वह अपने आप में सही नहीं है। दूसरी बात, इस कानून का उद्देश्य अपराधी को बचाना कभी नहीं हो सकता। यानी जो पॉक्सो कानून बनाया गया था वे प्रावधान बाल संरक्षण के लिए बनाए गए थे। ऐसे में यदि कहीं पर अस्पष्टता नजर आती है, उसमें जब यह बात लिखी है कि छूने के लिए बाध्य करेगा या छुएगा, शारीरिक संपर्क की बात है, तो उसमें किसी कपड़े का होना या ना होना इस बात को कहाँ से जस्टिफाई करेगा। यानी वहां पर यदि उस व्यक्ति का ऐसा उद्देश्य था तो उस आधार पर उसको सजा मिलनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। उसके अलावा यदि ऐसा होता है जो कहा गया, उच्चतम न्यायालय की तरफ से जो निर्णय दिया गया, उससे अधिनियम का उद्देश्य खत्म हो जाएगा जो बच्चों को इस तरह के अपराधों से बचाने के लिए लाया गया था। ठीक है, अब और क्या कहा उन्होंने? कहा कि सबसे महत्वपूर्ण यौन इरादा है, ना कि बच्चे की त्वचा से आरोपी की त्वचा का संपर्क होना। यदि उस व्यक्ति की इंटेंशन गलत थी उस बच्चे को लेकर, तो वह उसको हाथ से छुए या कपड़े से छुए, वह उस अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। यानी यौन इरादे से स्पर्श करना अपराध माना जाएगा। और जो शारीरिक संपर्क शब्द या स्पर्श शब्द की बात कही गई है, उसमें शारीरिक संपर्क का जो शब्द है वो कहीं अधिक व्यापक है। यानी उसकी ऐसी संकीर्ण व्याख्या अपने आप में अस्पष्ट है। उसकी जो व्याख्या है उसमें अपराधी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क भी शामिल होगा। यानी यदि उसका उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण है, किसी बच्चे के साथ गलत कृत्य करने की उसकी स्थिति है, ऐसी स्थिति में वह अपराधी इस धारा के तहत माना जाएगा। ऐसे में उच्च न्यायालय का जो तर्क है वह असंवेदनशील है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने कहा। और अस्वीकार्य व्यवहार को वैधता मिलती है, ऐसे जो निर्णय दिए जाते हैं उनसे, और बच्चों की गरिमा और स्वायत्तता कमजोर होती है। तो जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है यह उस उच्च न्यायालय की पहले द्वारा दी गई व्याख्या को पूरी तरह से बदलता है, साथ ही और भी कई तरह के प्रभाव छोड़ता है। ऐसे में इसके जो प्रमुख प्रभाव होंगे उनको हम समझ लें। तो सबसे पहले तो यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है और धारा 7 जो कानून की धारा 7 है उसके तहत शारीरिक संपर्क की जो संकीर्ण व्याख्या उच्च न्यायालय की तरफ से की गई उसकी यह सही व्याख्या करता है। और इस कानून का उद्देश्य भी, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, किसी भी कानून का उद्देश्य यही होगा कि बच्चों की सुरक्षा की जाए। और सुरक्षा के लिहाज से यदि ऐसे कुतर्कों का सहारा लिया जाने लगे या फिर कानून में मौजूद यदि कोई लूप होल्स हैं उनके आधार पर ऐसी चीज़ें सामने आए, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, ये जो उन्होंने इसका स्पष्ट विश्लेषण किया है, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है कि आने वाले समय में और भी जो मामले इस तरह के बनेंगे, चाहे वे स्पेशल कोर्ट के हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों या फिर उच्च न्यायालय के हों, उनके पास एक गाइडलाइंस या फिर एक दिशा निर्देश सामने मौजूद रहेंगी। इसके आधार पर चलते हुए वे इसकी व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, तो एक मिसाल के तौर पर भी रहेगा और इससे आगे चलकर बेहतर न्याय की उम्मीद भी की जा सकती है। जो चुनौतियां हैं वे क्या हैं? इस मामले में हमने देखा भी कि कानून में जो बात स्पष्ट नहीं थी उसी का उपयोग किया गया उस कानून के दुरुपयोग में या फिर उसके तहत जो सजा दी जा सकती थी उससे आरोपी को बचाने में। अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए साक्ष्य की कमी भी हमें देखने को मिली। साक्ष्य भी इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में मामलों की संवेदनशीलता को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए और इसी के आधार पर फैसले दिए जाने चाहिए। रिपोर्टिंग में भी देरी होती है। कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस में सामने आता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है या पीड़ित बच्चा है वह कई बार तो काफ़ी ज़्यादा ही मामलों में शिकायत ही दर्ज नहीं करा पाते या फिर समाज के डर की वजह से कई लोग सामने नहीं आते। तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं और मुद्दे बाकी हैं अभी। और ऐसे मामलों में जो प्रत्यक्ष भौतिक और चिकित्सा आधारित साक्ष्य हैं उनको एकत्र करने की एक जो संभावना देखी गई है रिपोर्ट्स में, उसे बताया गया है कि 5% से भी कम संभावना है कि ऐसे साक्ष्य हमें मिल पाएँ। दूसरा, प्रक्रियागत मार्गदर्शन का अभाव, यानी प्रोसीजरल जो गाइडेंस हो सकता है वो भी कम दिखाई देता है। इस केस में भी हमने देखा। ऐसे में अभी जो निर्णय आया है वह एक मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करेगा। इसके अलावा कई राज्यों में विशेष बाल न्यायालय की स्थापना अभी तक हमें नहीं देखने को मिलती। जैसा एक रिपोर्ट में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि यूटी है उसमें, इसके अलावा
अरुणाचल प्रदेश में भी ये 3 राज्यों को ऐसा चिन्हित किया गया है जहां पर अभी ऐसे स्पेशल कोर्ट्स या फिर स्पेशल चाइल्ड कोर्ट्स की स्थिति को बहाल नहीं किया गया है। क्या किया जा सकता है? सबसे पहला तो ये कि बच्चों के प्रति साइबर बुलिंग और अन्य ऑनलाइन यौन अपराधों को भी इस अपराधों की श्रेणी में शामिल किया जाए या फिर इनकी परिभाषा को और विस्तृत किया जाए। साथ ही ऐसे जो वर्तमान समय में अपराध किए जा रहे हैं तो कानूनों की स्पष्ट परिभाषा होना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट ये हम लिख लेंगे। अगला, मुकदमों के दौरान अनावश्यक स्थगन से बचने के लिए, यानी हम देखते हैं कि ट्रायल्स चलते रहते हैं, ऐसे में उच्चतम न्यायालय को, जो उच्च न्यायालय हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको ऐसे आदेश देने चाहिए, ऐसे दिशा निर्देश देने चाहिए कि वे मामलों को अनावश्यक रूप से टालने से बचें और जल्द से जल्द उनका निपटारा करें। इसी तरह मामलों की पेंडेंसी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है। पुलिस विभाग या अन्य तरह के जो भी इंटेलिजेंस या फिर आपराधिक मामलों में लगे हुए विभाग हैं उनकी तरफ से। इसके अलावा विशेष अदालतों को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ताकि ऐसे मामलों का निर्णय जल्द से जल्द सुनाया जा सके और बच्चों को या फिर पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। स्कूलों में यौन शिक्षा की शुरुआत की जानी बहुत आवश्यक होगी ताकि बच्चों को गुड टच और बैड टच जैसी स्थितियों से अवगत कराया जा सके। कई बार ऐसे मामले देखे जाते हैं जहां पर किसी बच्चे के साथ उसके ही परिवार के लोग इस तरह की गलत कृत्य करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे में बच्चे को इस बात का स्पष्ट रूप से एहसास होना जरूरी है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसको इस बात के प्रति उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वह इस बात को अपने माता पिता के सामने या अपने अन्य लोगों के सामने वह बता सके, ताकि ऐसे दुस्साहसी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। बच्चों को गुड टच बैड टच बताएं और जागरूकता और संवेदनशीलता इस तरह के मामलों में इसके बारे में बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो इस पूरे डिस्कशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया इस बार का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल देख लेते हैं। सवाल है, पॉक्सो अधिनियम 2012 की विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस अधिनियम से जुड़े उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय की भी चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आपको इस उत्तर को फ्रेम करना होगा। इसमें आपको बताना है कि पॉक्सो अधिनियम कब लाया गया, क्या इसका उद्देश्य था, क्या विशेषताएं हैं, और आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है आपको इसके अंतर्गत जो कुछ अस्पष्ट बातें इसमें थी कानून की जिसका दुरुपयोग हमें दिखा उसका जिक्र करिएगा। उसके बाद उच्चतम न्यायालय वाला पक्ष लिखिए ताकि उच्चतम न्यायालय ने कैसे उसको बेहतर किया और फिर से दुरुस्त किया। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।